उसने अपने देश में अपनी जनता को, अमेरिकन प्रेसिडेंट को और अमेरिकन जनता को ये कहा था कि ईरान की जो रिजीम है वो बड़ा कमजोर है, सारी अवाम सड़कों पे खड़ी है, हम अगर एक बड़ा झटका देंगे एयरफोर्स का अटैक करके, इनकी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को अगर डिकैपिटेट करेंगे तो जो अवाम है वो खुद इनका तख्ता पलट देगी और हमारे एजेंट्स बड़ी तादाद में वहां पे मौजूद हैं और ये काम अंजाम दे देंगे। और सबसे बड़ी चीज जो उसने बोला था कि हिजबुल्लाह को हमने डेसिमेट कर दिया, खत्म कर दिया, उसी हिजबुल्लाह ने ग्राउंड वार के अंदर पूरी इजरायली मिलिट्री को न्यूट्रलाइज करके रख दिया। अब मैं देख रहा हूं कि किसी भी इजरायली प्रेस के अंदर जो लबनान में उनका ग्राउंड ऑफेंसिव है उसका कोई जिक्र नहीं आता। लो, टर्की से कहते तुम बात, टर्की नाटो का मेंबर, उससे कह नहीं सकते थे, ठीक है। और सऊदी अरब आजकल जो है उसका झुकाव चीन की तरफ है, देखिए उससे कह नहीं सकते, ठीक है। तो बचा कौन था? आप देखिए पूरे बैकग्राउंड, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, कितना मतलब उसको थोड़ा से मैं सिर्फ उस रात, मुमताज भाई, मैं सिर्फ उस रात की बात कर रही हूँ जिस रात हम सब के मोबाइल पे अलर्ट बजे थे। हम सब 3 बजे के, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई सा खुदा का कौन सा कहर बरसने वाला है, क्या होने वाला है, उस वक्त एक कंट्री आके अपनी कैपिटल सिटी में बोल के कि आप आइए इस्लामाबाद में बात करिए, जिसकी जो अच्छाई है वो अप्रिशिएट करते। मैं ये नहीं कह रही पाकिस्तान इज अ वेरी फ्लॉड कंट्री, उनके खुद की हुकूमत, उनके खुद इमरान खान साहब के साथ क्या किया हुआ है, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। उनके तो इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी 80% आईसाइट जा चुकी है, सो लेट्स नॉट फॉरगेट इट्स अ वेरी फ्लॉड नेशन, बट नीड ऑफ द आवर उस वक्त जो था वो फुलफिल हुआ। बहरहाल वो एक एस्पेक्ट है। My point is not even that. पाकिस्तान की भी वैसे भी कौन सी कोई बात मानी गई? I mean, उसके लिटरली 24 आवर्स भी नहीं हुए और हर तरह के सीज फायर का जिस जिस तरह से उल्लंघन हो सकता था वो हुआ है। हिजबुल्लाह पे अटैक हुआ है, ईरान पे अटैक रुका नहीं है। सो लेट अस नॉट फॉरगेट कि अमेरिका और इसराइल कभी भी अपने अल्फाजों पे कायम रहने वाली मुल्क है ही नहीं। उनकी कोई बात आप फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते, उन पे ट्रस्ट डेफिसिट है। और अब तो ऐसी बात, ये सूरत हाल हो गई है कि रिजीम चेंज वो ईरान का करने चले थे और अपना खुद की उनकी मिलिट्री से लेके, उनके स्पोक्स पर्सन से लेके, उनके जितने तीनों आर्मी नेवी और तीनों जो उनके यूनिट्स होते हैं उनके हेड्स चेंज हो चुके हैं। मतलब क्या कुछ नहीं हुआ है। रेजिम चेंज तो टेक्निकली उनकी पूरी बहुत तरीके से हो चुका है, बस ट्रम्प का निकलना बाकी है। अक्टूबर नवंबर में जो इनके चुनाव होने वाले वो भी हो जाएगा। बिल्कुल। अब मैं फिर आऊंगा, फिर मैं आऊंगा आप पास। और बड़ी अच्छी डिबेट जो है, आज डिबेट की तरह थोड़ी हो गई, वरना मुज़ाकरा रहता था। और जनरल साहब हमारे थोड़ा से रिलैक्स कर लें। राजनाथ सिंह ने कहा था कि बड़ा हमला करने से पहले एक कदम थोड़ा पीछे, तो बड़ी बात कहने से पहले थोड़ा रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। तो चूंकि बड़ी बात आ गई है, और यहाँ पे देखिए आपके लिए पहले सवाल भी आ गया जनरल साहब। यादवेंद्र दत्त मिश्रा जी ने पूछा है कि मुमताज भाई मेजर साहब, अरे भाई जनरल साहब है, मेजर साहब नहीं है, मेजर जनरल। तो जनरल साहब से पूछेंगे कि 10:30 बजे रात को ट्रंप क्या कर सकता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने साफ कहा है कि लेबनान में भी सीज फायर होना चाहिए। बहरहाल आपके सामने सारी तस्वीर है। मैं चाहूंगा कि आप अपना ऑब्जर्वेशन और तजिया थोड़ा सा पेश कर दें। जी फिरोज, जनरल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मुमताज भाई, आपको, आपके पैनल वालों को और आपके सभी सुनने वालों को, और जय हिंद। देखिए, ये जो सीज फायर हुआ है बेसिकली ये अमेरिका का रिक्वायरमेंट था, और जिस तरह की वहाँ पे मिलिट्री सिचुएशन पैदा हो गई थी, इसके अलावा और कोई चारा था नहीं अमेरिका के लिए कि ऐसी, देखिए जो उन्होंने अपनी कन्वेंशनल मिलिट्री फोर्स थी, जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर थे, जो उनकी एयरफोर्स थी, जो उनकी मिलिट्री बेसिस थी, मिसाइल्स, उन्होंने इसका भरपूर इस्तेमाल ईरान के अगेंस्ट करके देख लिया। और ईरान ने जिस तरह से उनका जवाब दिया, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाया, उनकी एयरफोर्स को निशाना बनाया, उनका जो स्टेल्थ फाइटर जेट था 5th जनरेशन का F-35,
जिसके बारे में ये कहा जाता था कि इसकी खूबी ये है कि इसे कोई रडार पकड़ नहीं सकता। उन्होंने उसको भी रडार पे लेके हिट किया। और उसके अलावा जो उनके जितने बाकी दूसरे फाइटर जेट थे, F-15E था, A-10 था, C-130 थे, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स थे, जब वो ईरान में ऑपरेशन के लिए गए अपने पायलट को लाने के लिए या यूरेनियम लाने के लिए, तो ईरान ने जिस तरह से उनका मुकाबला किया, तो वो एक उनका बहुत बड़ा मिलिट्री फेलियर था। अपनी सारी कन्वेंशनल मिलिट्री फोर्स यूज करने के बाद जब अमेरिका ईरान के ऊपर प्रिवेल नहीं कर पाया और उससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा नहीं पाया, तो अमेरिका के पास क्या ऑप्शन बचा था? उसके पास एक है न्यूक्लियर ऑप्शन और दूसरा थी ट्रंप की नेगोशिएशन की टेक्निक। जो उसने बोला कि मैं सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो बेसिकली ऐसा सब कुछ नहीं करने वाला था, वो सीज फायर मांग रहा था। और जो वो वर्ल्ड के कंट्रीज थे, इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए उन्हें वो अलर्ट कर रहा था कि आप अपना अपना रोल अदा करें और इसमें सीज फायर की तरफ आगे बढ़ें। एक सवाल बहस चल रही थी कि इसमें पाकिस्तान जो था वो मीडिएटर या नेगोशिएटर बीच में कैसे आया। आज के टाइम पे इस पूरे खित्ते के अंदर जो पोजीशन पाकिस्तान की है वो किसी और की नहीं है। उसका रीजन ये है कि इस प्रेजेंट जो रूलिंग जंटा है पाकिस्तान के अंदर, आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ, उनके डोनाल्ड ट्रंप से अच्छे रिश्ते हैं और डोनाल्ड ट्रंप एक हद तक उन पे ट्रस्ट करते हैं। इसके अलावा जो ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको पाकिस्तान पे ट्रस्ट है। और जो पिछले साल 12 दिन की जंग हुई थी उसमें पाकिस्तान ने ईरान की मदद की थी, जिसका शुक्रिया अदा करने खुद वहां के प्रेसिडेंट पेजेश्कियान पाकिस्तान तशरीफ लाए थे। इसके अलावा जो चीन है उसके साथ पाकिस्तान के बड़े गहरे रिश्ते हैं। याद रखिए कि ये बातचीत सिर्फ अमेरिका या ईरान के बीच नहीं है, इसमें जो बाकी दो सुपर पावर हैं वो भी बड़े डीपली इन्वॉल्व हैं, जिनमें कि चाइना और रूस शामिल है। तो इन सब कंट्रीज का, खास तौर से अमेरिका का, चीन का और ईरान का एक तरह से पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट था। और जो बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जिनमें खास तौर से सऊदी अरब है, इनका भी पाकिस्तान के साथ क्योंकि एक अलायंस हुआ है, तो इनका भी एक ट्रस्ट लेवल पाकिस्तान के ऊपर था। और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है। इन सारे फैक्टर्स की वजह से ही पाकिस्तान बीकेम ए नेचुरल चॉइस फॉर नेगोशिएशन। और इसके अलावा और किसी मुल्क के पास फिलहाल वो क्रेडिबिलिटी नहीं थी कि वो चीन से भी, चीन का भी ट्रस्ट उस पे हो, ईरान का भी ट्रस्ट उस पे हो, अमेरिका का भी ट्रस्ट उस पे हो और सऊदी अरब का भी ट्रस्ट उस पे हो और एक तरह से रूस का भी ट्रस्ट उस पे हो। तो फिलहाल की जो जियो पॉलिटिकल कंडीशन है, इन सारे नेशंस का ट्रस्ट, तो वो इसीलिए एक नेचुरल चॉइस बन गया। और उसने जो ये रोल अदा किया है, देखिए अभी आप आते हैं कि ये सीज फायर टूट गया, ये हो गया, वो हो गया। बात ये है कि इस सीज फायर से सबसे बड़ा नुकसान नेतन्याहू को है। उसने अपने देश में अपनी जनता को, अमेरिकन प्रेसिडेंट को और अमेरिकन जनता को ये कहा था कि ईरान की जो रिजीम है वो बड़ा कमज़ोर है, सारी अवाम सड़कों पे खड़ी है। हम अगर एक बड़ा झटका देंगे एयरफोर्स का अटैक करके, इनकी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को अगर डिकैपिटेट करेंगे, तो जो अवाम है वो खुद इनका तख्ता पलट देगी और हमारे एजेंट्स बड़ी तादाद में वहां पे मौजूद हैं और ये काम अंजाम दे देंगे। तो उसका पहला ऑब्जेक्टिव था रिजीम चेंज, पूरी तरह से नाकाम, बल्कि रिजीम और मजबूती से खड़ा हो गया। और वो सारी अवाम जिन्हें कुछ एतराज़ात भी थे अपनी सरकार से, वो भी ये सारी चीजें भूल के पूरी तरह से अपनी नेशन के और अपनी लीडरशिप के साथ खड़ी हो गई है। दूसरा, उसने ये बोला था अपनी अमेरिकन को और अपनी अवाम को या अपनी पॉलिटिकल सेटअप को ये भरोसा दिलाया था कि मैं जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे रोल बैक कर दूंगा। वो इसके बदले में नहीं कर पाया।
और जो मिलिट्री अटेम्प्ट किया गया था यूरेनियम निकालने का, वो बुरी तरह से नाकाम रहा। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से नाकाम। तीसरा ऑब्जेक्टिव उसने ये कहा था कि मैं जो ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको खत्म करूंगा, ऐसे कर दूंगा कि वो इसराइल तक हमले ना कर सके, पूरी तरह से नाकाम। चौथा उसका था कि मैं ये इन्फोर्स कराऊंगा कि ईरान हिजबुल्ला, हमास और हुतीस की मदद बंद करेगा, पूरी तरह से नाकाम। मदद बंद किया और डबल कर दी गई, बढ़ा दी गई। तो आज इसराइल के अंदर बहुत जबरदस्त नेतन्याहू की मुखालफत हो रही है, अवाम के लेवल पे, पॉलिटिकल अपोजिशन के लेवल पे। ये उससे सवाल कर रहे हैं कि तुमने जो ये वादे किए थे ये तो एक भी पूरे नहीं हुए। और सबसे बड़ी चीज जो उसने बोला था कि हिजबुल्ला को हमने डेसिमेट कर दिया, खत्म कर दिया, उसी हिजबुल्ला ने ग्राउंड वार के अंदर पूरी इजरायली मिलिट्री को न्यूट्रलाइज करके रख दिया। अब मैं देख रहा हूं कि किसी भी इजरायली प्रेस के अंदर जो लबनान में उनका ग्राउंड ऑफेंसिव है उसका कोई जिक्र नहीं आता। और उन्होंने अपनी खीज मिटाने के लिए, क्योंकि उनके पास अभी भी काफी हद तक एयरफोर्स बरकरार है, उस एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हुए लबनान के जो सिविलियन ठिकाने थे बेरूत के अंदर, साउथ लबनान के अंदर या बिका वैली के अंदर, उन्हें निशाना बनाया। और ये निशाना उसने अपने फ्रस्ट्रेशन में बनाया है। और इस फ्रस्ट्रेशन का ना तो वो मिलिट्रीली, अब ईरान से लड़ने की बात तो भूल जाइए, वो हिजबुल्ला के ऊपर नहीं प्रिवेल कर पा रहा है ग्राउंड ऑफेंसिव के अंदर। तो लेकिन ये जो मिलिट्री सीज फायर है ये नेतन्याहू को बिल्कुल नहीं सूट करता। उसके सारे ऑब्जेक्टिव इस सीज फायर से धराशायी हो गए। अब जो सीज फायर निगोशिएशन आगे बढ़ेंगे वो बेसिकली जो 10 पॉइंट प्रोग्राम ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को भिजवाया था और जिसे अमेरिका ने बोला था कि ये सिग्निफिकेंट है, इनके ऊपर बातचीत चलेगी। और जब वो बातचीत चलेगी तो उस बातचीत के अंदर कई तरह की चीजें शामिल हैं, जैसे कि ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहीं रोल बैक नहीं हो रहा है, उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी, उनकी सपोर्ट मुजाहमती ग्रुप को कहीं खत्म नहीं हो रही है, उसमें ईरान के ऊपर से पाबंदियां हटेंगी। और बहुत सारी पाबंदियां ऑलरेडी हट चुकी हैं। आज यूरोप के, जापान के और ऑस्ट्रेलिया के लोग डायरेक्टली ईरान से निगोशिएट कर रहे हैं और इकोनॉमिक डील्स कर रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमें अपना तेल या बाकी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं वो लाने दें। तो एक तो ये पोजीशन हो गई है। इसराइल बड़े खतरे में है, बड़े खौफ में है कि ईरान के साथ जिस तरह से ये निगोशिएशन होके सीज फायर डील अगर कंप्रहेंसिव पीस साइन हो गया तो ईरान की इकोनॉमिक ताकत बहुत तेजी से बढ़ेगी, पूरे विश्व में उसके सबसे संबंध बड़ी तेजी से बढ़ेंगे और उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी बहुत तेजी से राइज करेगी। जो कुछ उसे नुकसान पहुंचा है ये बहुत जल्दी अपने इस इकोनॉमिक, जो वो पूरी वर्ल्ड की कम्युनिटी में शामिल होंगे, जो उससे इनकम होगी बहुत जल्दी वो इनको अपनी भरपाई कर लेंगे। तो उनकी समझ में नहीं आ रहा कि हम इसे किस तरह से रिस्पॉन्ड करें। तो मेरे लिए, मेरी समझ में है, इसीलिए ये इसे सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग में वो ऐसा कर नहीं पाएंगे। वो थोड़े बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे, किलिंग्स करेंगे, वो एक्सेप्टेबल है। वो इसलिए करने की पोजीशन में मुझे नहीं लगते क्योंकि अमेरिका के पास, उसकी कन्वेंशनल मिलिट्री के पास आज वो ताकत नहीं बची है कि वो ईरान के ऊपर गालिब हो पाए। आज उसके पास वो ताकत नहीं बची है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा पाए बाई फोर्स ईरान से। और अगर वो न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करते हैं सारी दुनिया उसके खिलाफ, उसके बड़े खतरनाक नतीजे खुद अमेरिका और इजराइल के लिए होंगे, जिसकी चेतावनी खुद चीन और रूस उसे दे चुके हैं। तो इस सिचुएशन में अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय सीज फायर में जाने की। और यही बात इस सीज फायर से पहले जब मैं पिछली बार आपके चैनल पे आया था, मैंने आपके सुनने वालों से कही थी कि मैं अगर अपने आप को अमेरिकन प्रेसिडेंट की जगह रख के देखूं तो मेरे पास और कोई क्रेडिबल ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि मैं सीज फायर में ईरान के साथ जाऊं। जो उन्होंने कंडीशन मेरे सामने रखी है
उन्हें निगोशिएट करके अपने लिए एक बेहतर डील ले सके। और वही मुझे ऐसा लगता है आज अमेरिका की पोजीशन है। इसीलिए ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद रखा, लेकिन उसने अभी तक इजराइल पे अटैक नहीं किया। वरना जब इजराइल ने सिविल ठिकानों पे हमला किया था लबनान के ऊपर, अगर ईरान चाहता तो बड़े जबरदस्त तरीके से इजराइल को निशाना बना सकता था, क्योंकि ईरान भी ये चाहता है कि ये जो सीज फायर डील है ये उसके लिए बहुत बेहतर है और वो इस पे आगे बढ़ना चाहते हैं। और अमेरिका को भी ये लगता है कि उनके पास जब कोई और मिलिट्री ऑप्शन बचा ही नहीं है, तो ये जो वॉर ऑफ अट्रिशन चलेगी उसका नुकसान अमेरिका की इकोनॉमी पे पड़ेगा, और उसका नुकसान जो बाकी वर्ल्ड की इकोनॉमी है, खासतौर से यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और जापान, उस पे पड़ेगा। और अगर ये लंबी चलती है तो यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये इंडिविजुअल डील कर लेंगे ईरान के साथ, और डील करके अपनी तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट ये उसे जो भी वो फीस मांग रहा दे दाके मंगवा लेंगे। उससे अमेरिका पूरी तरह से आइसोलेट पड़ जाएगा। सिर्फ वो अकेला मुल्क रह जाएगा जो इस वॉर ऑफ अट्रिशन में शामिल रहेगा, और इस वॉर ऑफ अट्रिशन में भी अमेरिका का नुकसान हो रहा है। वो इस पोजीशन में नहीं है। वो नुकसान तो पहुंचा सकता है ईरान को, लेकिन ईरान को जो उसने ऑब्जेक्टिव अपने सामने रखे थे उन्हें हासिल करने की पोजीशन में दूर दूर तक नहीं है। तो जब ये पोजीशन ही नहीं है तो ट्रंप ने वो जो बातचीत दी थी उस पे ना जाए कि सिविलाइजेशन खत्म करिए, वो ये उसकी निगोशिएशन की टेक्निक थी। वो मांग रहा था कि मुझे सीज फायर चाहिए, और वो इसीलिए ये सीज फायर यहाँ पे टेम्परेरी हुआ है। और कल या परसों जब भी अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट और ईरान की जो निगोशिएटिंग टीम है वो इस्लामाबाद पहुंचेगी, जब वो बैठ के बात करेंगे, क्योंकि जो मेन लड़ने वाले पक्ष हैं मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों सीज फायर चाहते हैं, और मेन लड़ने वाले पक्ष अमेरिका और ईरान है। इसराइल साइड शो है। इसराइल इस जंग में ईरान से लड़ भी नहीं रहा था। वो तो हिजबुल्ला का ही सामना नहीं कर पा रहा था, ईरान से तो क्या लड़ता आके। तो वो थोड़ा बहुत टेंट्रम्स क्रिएट कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज वो इसे सबोटाज करने की पोजीशन में है। जी मुमताज। बिल्कुल।